गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजी के स्टार्टिंग टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके नॉलेज के बिना हम इंग्लिश जो भाषा का ज्ञान नहीं ले सकते, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। हिंदी में इसको काल बोलते हैं। टेंस का अर्थ अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो ये क्या है? यह वह है जो समय का बोध कराता है। क्या का बोध कराता है? समय का बोध कराता है। तो जो समय का बोध कराए हम उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, 10th 12th के लिए, बीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और एकदम सामान्य सी जानकारी है, जिसको आप एक बार देखेंगे तो पूरी तरीके से उसको सीख जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है, फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह वह है जो समय को बताता है। तो जनरली हम लोग टेंस जानते हैं, कितने प्रकार का टेंस होता है? एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। एक होता है क्या? पास्ट टेंस होता है, और एक होता है फ्यूचर टेंस। अगर आप हिंदी में बात करें तो क्या हुआ इनका? ये जो है आपका क्या है? वर्तमान काल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब जिस शब्द से, जिस वाक्य से हमको वर्तमान समय का बोध होता उसे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से हमको भूतकाल का या भूत समय का, पिछला बीता हुआ समय का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो आने वाला है, एक ऐसा समय जो आने वाला है, उसको अगर हम किसी सेंटेंस के द्वारा बोध हो रहा है तो उसको फ्यूचर टेंस का वाक्य कहेंगे। चलिए, उसमें से आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से एक पार्ट देखेंगे, में उसको सब डिवाइड किया गया है, पुनः विभाजित किया गया है। तो उसके अंतर्गत हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का जो पहला टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट या इसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या खास बात होती है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसका हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं। वो क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, जो सॉरी वर्ब होगा, क्रिया, जो पहले फॉर्म में होगा। और वो क्या है उसको एक एक करके देखते हैं। और उसके बाद क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। ये नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब का। तो एक बार हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट क्या होता है, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट ये कार्य को करने वाला होता है, किसको? क्रिया को। जो यहाँ कार्य दिख रहा है, क्रिया दिख रहा है, उसको करने वाला होता है। और कौन कौन हो सकता है? तो इंग्लिश ग्रामर में हम बात करते हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करें तो ही हो सकता है, सी हो सकता है, ईट हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। इतने टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते इंग्लिश ग्रामर में। वो इन्हीं सभी में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, वर्ब के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो वर्ब क्या है? क्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कर्ता वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो कोई क्रिया या कार्य को करने वाला है। ठीक है, लेकिन उसमें बोला गया है प्रथम रूप, द्वितीय रूप, तृतीय रूप।
तो क्रिया का हमेशा यहाँ पे, हालांकि आजकल 5 रूप होता है ना, 5 रूप हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्रिया को समझाने के लिए, यहाँ पे क्रिया का पहला रूप होगा, ये फिक्स है, तो कौन सा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक क्रिया लेते हैं गो, एक गो सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म का होना दिखेगा हमको, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो इसका द्वितीय फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा, और तृतीय फॉर्म क्या हो जाएगा, गौण, ठीक है। 3 रूप को हमको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा रूप अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग, और 5वां रूप अगर बात करेंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा। इस तरीके से 5 फॉर्म है, कोई भी क्रिया का ऐसे हम 5 फॉर्म में उसको डिवीजन कर सकते हैं। चलिए फार्मूला मैंने बताया है, ये फार्मूला किसका है, फार्मूला जो है ये एक्टिव वाइज का है। एक्टिव वाइज को मैं यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, एक्टिव वाइज ए बी। तो इसका क्या था, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब था, उसका पहला रूप था, प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब इस हिसाब से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ, तो एग्जांपल है अपना क्या है, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ ताकि हम कंपेयर करके सीख सकें। आई जो सब्जेक्ट से लिया, अब मैं इसके बाद फिर एक ही से लेता हूँ, ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैंने ईट लिखा है, यहाँ पे ईट्स लिखा, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ देखना जरूरी है कि जो केवल प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में जब हमारे पास आई वी यू या दे ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, क्या होगा, आई वी यू दे सब्जेक्ट अगर हुआ तो वहां पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एस या ईएस जो है क्रिया में, यहाँ पे क्रिया में देखिएगा, ये क्रिया है, तो इस क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट में कौन है, ही है, सी है, ईट है, या किसी का नाम है, तो इस कंडीशन में वहां पे क्या होगा, एस या फिर ईएस लगेगा, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद द्वितीय नियम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं यहीं पे, तो क्या होता है, जब हम इस सेंटेंस को, ये क्या है, सामान्य सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तब उसकी हमको जरूरत पड़ती है। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कौन सा है वो, एक तो डज है और एक तो डू है। तो डज कब लगेगा, डू कब लगेगा, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे ही सी इट या किसी का नाम है, क्योंकि वहां पे ए से एस का प्रयोग हुआ है, जो यही यहाँ से भी दिखता है, देखिए डू में भी एस लगा है, तो इससे जाहिर होता है कि वहां पे सब्जेक्ट जो है अगर डज लगा है वर्ब में, है ना, हेल्पिंग वर्ब डज है, तो वहां पे पक्का सब्जेक्ट जो है ही होगा, सी होगा, ईट होगा, या किसी का नाम होगा, ठीक है। और डू है तो जाहिर सी बात है आई वी यू या दे, इस प्रकार से वहां पे होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूं तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस चलिए देखते हैं, आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, और उसके बाद फिर ईट अ मैंगो हो जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट ईट अ मैंगो कैसे हुआ, देखिए नॉट कहाँ, डू नॉट कहाँ लगा, नॉट कहाँ लगा, इस चीज को ध्यान देंगे तो नॉट कहाँ लगता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, और मेन वर्ब, ये जो है मेन वर्ब है, इसके मेन वर्ब के जस्ट पहले कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और मेन वर्ब के जस्ट पहले। इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है और ईट जो है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं अब इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा कि अब ये जो सहायक क्रिया उसको मैं सामने ला दूंगा,
हेल्पिंग वर्ब, डू आई ईट अ मैंगो, ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई ईट अ मैंगो का मैंने क्या बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, डू आई ईट अ मैंगो। अगर मान लीजिए मैं इसका बनाऊँ तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो का, तो उसका क्या हो जाएगा, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग भी बना सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग अलग से टॉपिक में देखेंगे एक और, है ना। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस में जब सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं तो उस समय हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, करने वाला कर्ता, एक क्रिया होती है जो क्रिया का होने का बोध कराती है, और काम होता है, कौन सा काम करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा। अब उसके बाद क्या होगा अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी साथ साथ हमको देखते हुए जाना। ठीक है, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। जो पीछे में था वो सामने में आ जाएगा, वो क्या था, ऑब्जेक्ट था ना। उसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में एम या तो इज या तो आर लगेगा। उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा रूप, हमेशा जब भी किसी का भी अगर पैसिव वॉइस बनता है या बनाया जाता है तो वर्ब का तीसरा रूप होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाई लगा देना है, फिर उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इस आधार पे अगर मैं चेंज करूँ तो उससे पहले एक थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। एम कब लगेगा, तो एम तब लगेगा जब जो सब्जेक्ट है वो आई होगा हमेशा। ठीक है, और उसके बाद फिर आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो ईच किसके साथ लगेगा, ईच किसके साथ लगेगा, तो ईच जो है ही सी ईट या किसी का नाम, हम लोग इसके बारे में और देख चुके हैं अभी। जब भी सब्जेक्ट जो है ही सी ईट या किसी का नाम हो तो वहाँ पे हमेशा ईच लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में। और उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं, आर कब लगेगा, जब वी यू या दे होगा। क्या होगा, जब वी यू या दे होगा तब वहां पे क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा। तो चलिए बनाते हैं, जिसको हमने देखा था आई ईट अ मैंगो का, अब मैं पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ। तो आई ईट अ मैंगो, लास्ट टाइम क्या था, मैंगो था, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो। ठीक है, अब अ मैंगो, एक मैंगो बोल रहा है, मतलब ये क्या है, किसी का नाम बोल रहा है ना। मैंगो आम एक नाम है, तो क्या होगा, यहाँ पे इज लगेगा, मैंगो इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ई ए टी ई एन, ईटन, बाई लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है हमारा आई था, अब आई का जो है सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी। A mango is eaten by me, a mango is eaten by me। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका अफर्मेटिव हो गया। अगर इसी को अब नेगेटिव में चेंज करना है, मुझे नेगेटिव लगाना है, तो क्या बोला था, अ मैंगो, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। अ मैंगो इज, अब नॉट लगाएंगे क्योंकि बोला था सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट, और मुख्य क्रिया के जस्ट पहले नॉट ईटन बाई मी। इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब सेम इसी प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव आई है ना, इंट्रोगेटिव क्या होगा, जहां वहां पे डू को बाहर निकाले थे सहायक क्रिया को, तो यहाँ पे इज, यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, इज है, तो इस इज को सामने ला देते हैं। इज अ मैंगो ईटन बाई मी, ईटन बाई मी को प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका बना। अब नेगेटिव का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो एन आई लिख देते हैं इसको। नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इज अ मैंगो नॉट ईटेन बाई मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जब सेंटेंस है कोई, है ना, तो उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब करना रहेगा तो हमको इन सारे नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा प्रेजेंट टेंस का उपयोग कब किया जाता है सिंपल प्रेजेंट का, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई जनरल ट्रूथ है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड केस में बात करें तो जैसे हनी, हनी इज स्वीट, ठीक है, हनी इज स्वीट एक कैसा स्टेटमेंट है, प्रेजेंट सिंपल का स्टेटमेंट है। तो जब भी कोई जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरीके का जब कोई बात करेंगे तो वो क्या होता है जनरल ट्रूथ या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में वहाँ पर होता है। तो ऐसी जगह पे हम जो है इसका यूज़ करते हैं। सेकंड यूज अगर बात करें तो मान लीजिए कोई ऑथर है और उन्होंने कुछ लिखा है, तो जब भी वो कहते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई ऑथर है सुरेश कुमार सेज लाइफ इज अ रेस। जब भी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई ऑथर सुरेश कुमार, वो क्या बोलता है, सुरेश कुमार से लाइफ इज अ रेस, जीवन जो है एक दौड़ है, एक, है ना। तो इस तरीके से भी वहाँ पे भी हमको प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा और अगर हम बोलें तो कोई हिस्टोरिक जो प्रेजेंट होता है, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री में कुछ हुआ है वो प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे की कक्षा के लिए मेरे साथ बने रहिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।